आंसर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी वो 3 सेकेंड की टाइमिंग दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि इसके पहले हमने सेकंड सेमेस्टर क्लास 9 बजे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जिसका पवन सीरीज का पूरा आधा हमने बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस किया है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप चैनल को विजिट कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को लिंक मिल जाएगा, या फिर कमेंट्स बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? हिंदी, पाली, प्राकृत, वैदिक संस्कृत। तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? बिल्कुल सही, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, वैदिक काल में शिक्षा का जो माध्यम था वो था वैदिक संस्कृत, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में, 1599 ईस्वी और 1613। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो तीसरा प्रश्न है कि नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे चार्ल्स वुड, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर फिलिप हर्टाग, लॉर्ड मैकाले। तो नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वे थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953, 1957, 1955, 1960। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो की गई थी 1953 ईस्वी में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। पांचवा जो प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर LS मुदालियर। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो कोठारी जी हैं, डॉक्टर DS कोठारी जी, वो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, या आप कह सकते हो अध्यक्ष थे। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 6 प्रश्न है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? 1986, 1987, 1990, 1967। देखिए जितने भी ये डेट है महत्वपूर्ण है, जैसे कि अभी जस्ट जो क्वेश्चन आया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1953। ठीक है, आप अपने जितने भी डेट्स है एक अलग कॉपी में लिख लीजिएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953, या आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, विश्वविद्यालय 1953। जब भी विश्वविद्यालय का नाम आए तो आप ये याद कर लीजिएगा 1953, 19 और 53। ठीक है, या आप ट्रिक के, यानी जब विश्वविद्यालय अनुदान हुआ तो जो स्थापना संख्या हुई थी वो 1953, या आप कह सकते हो 1953 के बीच में विश्वविद्यालय बने थे। ठीक, अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1986, 1987, 1990, 1967। तो 1986, 1987, 1990, 1967 में इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी जिला शिक्षा। ठीक है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1987। 1953 में क्या हुआ था, इसका आंसर कर सकते हो। 1957 जो आपका 87 है, इसमें जिला प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी 1987। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1980, 1986, 1995, 1990। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पे 1953 पे विश्वविद्यालय का अनुदान आयोग का गठन हुआ, स्थापना हुआ। उसके बाद से 1987 में जिला शिक्षा जो परिषद है इसकी स्थापना की गई 1987 में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई वो की गई 1986। यानी सबसे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1986 में। उसके जस्ट बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई 1987। ठीक, तो इस तरीके से रिलेट कर लीजिएगा। इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1986 और 1987 में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान और 1953 में विश्वविद्यालय। अगला जो प्रश्न है 8वां की किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई? बौद्धिक शिक्षा में, ब्रिटिश शिक्षा में, वैदिक शिक्षा में, उपरोक्त सभी। तो अगर आपको आंसर आ रहा है तो जितने भी डीएलएड साथी हैं इसका आंसर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका बौद्धिक शिक्षा है, ब्रिटिश शिक्षा है, वैदिक शिक्षा है, ये तीनों ही जो है ना, ये शिक्षा प्रणाली में महिलाओं के शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई। तो ब्रिटिश शिक्षा हुआ या फिर ब्रिटिश शिक्षा हुआ या फिर वैदिक शिक्षा, इसमें महिलाओं को पुरुषों से कंपेयर जब किया जाता था तो महिलाओं को कम अहमियत दी जाती थी, आप कह सकते हो शिक्षा के संबंध में। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। 9वां प्रश्न है और आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि वुड का घोषणा पत्र कब उसने दिया था? इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। अभी 9वां जो प्रश्न है कि वुड डिस्पैच की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए थी। कलकत्ता, मद्रास, वाराणसी में, मद्रास, बम्बई, दिल्ली में, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली में। यहाँ पे कह रहा है कि वुड डिस्पैच की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए थी। कलकत्ता, मद्रास, वाराणसी में, मद्रास, बम्बई, दिल्ली में। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो वुड थे, वुड की घोषणा पत्र संस्तुति के आधार पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए थी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा, शिक्षा आयोग द्वारा। तो बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा, शिक्षा आयोग द्वारा। तो फ्रेंड्स, 10वां का जो आंसर हो जाएगा बहुत सिंपल है, बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया महात्मा गांधी द्वारा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि कोठारी कमीशन यानी डीएस कोठारी इसके अध्यक्ष थे। कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा? 3, 2, 6, 4। तो कोठारी कमीशन ने, जो इसके अध्यक्ष थे, इन्हीं के नाम से कोठारी कमीशन रखा गया। तो जो शिक्षा व्यवस्था था इसके कितने स्तर थे उनके अनुसार? 3, 2, 6, 4। तो फ्रेंड्स, कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को 6 भागों में, इसके 6 स्तर थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 12, बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? शिक्षा आयोग द्वारा, उच्च शिक्षा आयोग द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा, सैडलर आयोग द्वारा। तो बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुदालियर आयोग द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 13 क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी कब एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित हुई? 1968, 1961, 1971, 1981। तो एनसीईआरटी कब एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित हुई?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि एनसीईआरटी 1961 एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में स्थापित हुई, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। अगला जो प्रश्न है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संशोधित की गई शिक्षा आयोग द्वारा, एनपी 1986 द्वारा, कोठारी कमीशन द्वारा, हर्टाग समिति द्वारा। तो शिक्षा आयोग द्वारा किया गया या एनपी 1986 द्वारा, या आप कह सकते हो कोठारी कमीशन द्वारा, जो कि हमने कल ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था 14 का ऑप्शन नंबर बी यानी एनपीई 1986 द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था नालंदा, विक्रमशिला, मालखंड, तक्षशिला। तो वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी वैदिक शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था वो था तक्षशिला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है 16 की संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा के को स्थान मिला 1949 में, 1950 में, 1971 में, 1976 में। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि संविधान की समवर्ती सूची में, ठीक है, संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला, कब मिला? इसका आंसर अगर आपको पता है तो डीएलएड साथी आपसे भी कर सकते हो। बिल्कुल सही, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 1976 में संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा का, या कह सकते हो शिक्षा को स्थान मिला 1976 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है कि डीपीईपी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? राजकीय स्वास्थ्य शिक्षा योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डीपीई का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर होगा डीपीई का जो हिंदी हो जाता है फुल फॉर्म जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, और हिंदी में ही पूछेगा, इंग्लिश में नहीं पूछेगा, इसलिए आप हिंदी याद कर लीजिएगा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, यानी इसका अगर हम इंग्लिश की बात करें तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिला यानी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर पी से प्राइमरी, ठीक है, ई से एजुकेशन, और कार्यक्रम यानी प्रोग्राम, यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसका इंग्लिश हो जाएगा, और इसका हिंदी जो हो जाएगा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि 18 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? 1988, 1990, 1992, 1996। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को यानी 86 जो था इसमें संशोधन कब किया गया? 1988 को, 1990 को, 1992 को, 1996 को। तो बताइए फ्रेंड्स, अगर आप सभी को पता है तो देखिए इसको याद कर लीजिएगा, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया गया, जो इसकी डेट थी वो थी 1992, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में बनी थी इसमें कुछ संशोधन किया गया 1992 ईस्वी में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई 1960, 1961, 1964, 1966। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई कब? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना जो हुई 1961। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला जो प्रश्न है
राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी? डॉक्टर संपूर्णानंद ने, डॉक्टर डी.एस. कोठारी ने, एस.एन. मुखर्जी ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने। तो राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय एकता कमेटी, ठीक है, राष्ट्रीय एकता कमेटी की जो अध्यक्षता की थी डॉक्टर संपूर्णानंद ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने राष्ट्रीय एकता कमेटी। अगला जो प्रश्न है कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था मिथिला, नालंदा, पाटलिपुत्र, मालखंड। तो ये जस्ट हमने अभी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में डिस्कस किया था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, और आप सभी का बिल्कुल सही, नालंदा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि 22 की निस्पंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था? निम्न, मध्यम, उच्च, सभी। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है निस्पंदन यानी नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले ने दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका मैकाले ने एक और सिद्धांत दिया था, आई थिंक छालनी का सिद्धांत, ठीक है, तो वो किसने दिया था? तो मैकाले ने ही दिया था। उसी प्रकार से यहाँ पे जो कह रहा है कि निस्पंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था? तो उच्च शिक्षा पर ज्यादातर बल दिया गया था। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला जो आपका प्रश्न है 23 की बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत, पाली या प्राकृत, हिंदी, स्थानीय भाषा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा पाली या प्राकृत, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला जो प्रश्न है कि NCTE एक्ट संसद में पास हुआ था 1993, 1986 में, 1982 में, 1994 में। तो NCTE एक्ट संसद में पास हुआ था, कब हुआ? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी NCTE एक्ट संसद में पास हुआ था 1993 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण है NCT, ठीक है, संसद में पास हुआ था 1993 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है कि उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ था पास ले जाना, घर लौटना, बाहर आना, बाहर जाना, प्रकृति को पास ले जाना, यानी गुरु के पास ले जाना। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ब्राह्मण समाज, आप कह सकते हो सभी वर्णों में उपनयन संस्कार किया जाता है। तो उस टाइम यानी जब उस उपनयन संस्कार किया जाता था, कब किया जाता था? जब शिक्षार्थी गुरु से शिक्षा लेने के लिए जाते थे तब उपनयन संस्कार, यानी जब वो गुरु के निकट जाता था। तो इसलिए यहाँ पे पास ले जाना, तो यहाँ पे रहना चाहिए गुरु के जब पास जाता है तब उपनयन संस्कार किया जाता है। तो उसको हम शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है गुरु के यानी गुरु के निकट। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 26 की भारत में दुरुस्त शिक्षा का प्रयोग किया गया था या किया गया है? 35 वर्ष से ऊपर के प्रौढ़ हेतु, 15 से 35 आयु वर्ग के लिए, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए, सभी उम्र के लिए। बहुत इजी प्रश्न है, आसानी के साथ आप सभी आंसर कर सकते हो। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। यानी भारत में ऑनलाइन शिक्षा, क्या उसमें एज लिमिट होता है कि आप अगर 6 से 14 वर्ष के होंगे तभी आप ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, या अगर आप 35 की एज के ऊपर है तभी? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिंपल, आप किसी भी, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, सभी उम्र के पात्र होंगे दुरुस्त शिक्षा के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि
स्वतंत्र पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है? महात्मा गांधी का, VCG तिलक का, गोपाल कृष्ण गोखले का, सैडलर का। 27 जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यानी स्वतंत्रता पूर्व भारत में गोपाल कृष्ण गोखले का प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के नाम में इन्हीं का नाम लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 28 प्रश्न है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य आरंभ का वर्ष है 1997, 1995, 1993, 1994। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यारंभ का वर्ष है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 1995 में कार्यारंभ हुआ था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का 1995। अगला 29 प्रश्न है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है? प्राथमिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी अध्यापकों के लिए ये परिषद बनाया गया, बहुत सिंपल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा। अगला जो प्रश्न है कि यहाँ पे प्रश्न है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह संविधान की किस धारा में वर्णित है? यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह संविधान की धारा में वर्णित है। धारा 28 में, धारा 43 में, धारा 29 में, धारा 30 में। तो राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह संविधान की धारा में वर्णित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा धारा 28 में। ठीक है। 31 प्रश्न है कि निम्न में से किस समिति या आयोग ने अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया? हंटर कमीशन ने, वुड डिस्पैच ने, हर्टाग समिति ने, राममूर्ति समिति ने। तो निम्न में से किस समिति या आयोग ने अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्टाग समिति, जो है इस पे पहली बार ध्यान आकर्षित किया था अपव्यय और अवरोधन पर। अगला जो प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले, जैसे कि आप सभी को पता है स्वतंत्र पूर्व भारत में इन्होंने इस शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। तो यहाँ पे यही प्रश्न है कि 32 की गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील करने के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया 19 मार्च 1919 में, 19 मार्च 1910 में, 29 मार्च 1910 में, 26 अगस्त 1983 में। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19 मार्च 1910 में। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि हमारे देश में संविधान द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था कितनी भाषाओं में की जा सकती है? 20, 14, 38, 24। तो हमारे देश में संविधान द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था कितनी भाषाओं में की जा सकती है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। 34 प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा किस प्रावधान के अंतर्गत की गई? 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और इसका आंसर आप कर सकते हो कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी इसका संशोधन कब किया गया? ठीक है, कोठारी आयोग में, मुदालियर आयोग में 1968 में। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा किस प्रावधान के अंतर्गत की गई?
बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। अगला 35 प्रश्न है कि सर्वप्रथम बड़ौदा नरेश ने किस सन में अनिवार्य शिक्षा का शुभारंभ किया? 1919 में, 1823 में, 1893 में, 1905 में। तो सर्वप्रथम बड़ौदा नरेश ने किस सन में अनिवार्य शिक्षा का शुभारंभ किया? फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1893 में। ठीक है। अगला जो 36 प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु सरकार के समक्ष 1911 में एक बिल प्रस्तुत किया गया था। यह बिल किसने प्रस्तुत किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु समक्ष 1911 में एक बिल प्रस्तुत किया गया था। यह बिल किसने प्रस्तुत किया? मदन मोहन मालवीय ने, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बड़ौदा नरेश, जो कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार इन्होंने ही किया था। ठीक है। अभी हमने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक और देखा था कि इन्होंने बोला था कि, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, ठीक है, बट कोई क्या करे कंपनी वालों का। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अभी जस्ट हमने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में 32 क्वेश्चन जो था कि गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील करने के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर हमने देखा था कि 19 मार्च 1910। सेम यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु सरकार के समक्ष 1911 में एक बिल प्रस्तुत किया गया था। यह बिल किसने प्रस्तुत की? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्राथमिक शिक्षा से रिलेट करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 प्रश्न है कि वर्धा योजना के जन्मदाता थे विवेकानंद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, मदन मोहन मालवीय। तो वर्धा योजना के जन्मदाता थे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 37 का जो आंसर हो जाएगा, वर्धा योजना के जन्मदाता जो थे वे थे महात्मा गांधी। अब इसको किस तरीके से आप याद कर सकते हो? महात्मा गांधी को आपने किस तरीके से देखा है? वृद्ध में ही देखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर वर्धा योजना या वृद्ध योजना इस तरीके से रिलेट कर लो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 38 प्रश्न है कि अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किसने प्रयास किया? आचार्य नरेंद्र देव ने, सर इब्राहिम रहीम ने, महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने, महात्मा गांधी ने। तो अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किसने प्रयास किया? अनिवार्य शिक्षा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने अनिवार्य शिक्षा प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम इन्होंने प्रयास किया। 39 प्रश्न है कि भारतीय संवैधानिक प्रावधान के अनुच्छेद 45 संबंधित है, जो कि हमने कई बार इसको डिस्कस किया है। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के हितों के का संरक्षण, शिक्षा संस्थानों की संस्थापना और प्रशासन करके अल्पसंख्यकों के अधिकार से, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु, अनुसूचित जातियों की शिक्षा से। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि यहाँ पे भारतीय संवैधानिक प्रावधान के अनुच्छेद 45 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आदि, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 प्रश्न है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर मुदालियर, इंदिरा गांधी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल सही, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला जो आपका प्रश्न है कि राधाकृष्णन कमीशन संबंधित था उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से? कोई नहीं। तो राधाकृष्णन कमीशन संबंधित था किनसे? बिल्कुल सही, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा राधाकृष्णन कमीशन संबंधित था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उच्च शिक्षा से। 42 प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा का निदेशालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, बरेली। तो उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निदेशालय, यानी जो आप सभी को पता है जो यूपीडीएलएड का SERT है वो लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
43 प्रश्न है कि राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी? 1960, 1948, 1976, 1854। तो देखिए फ्रेंड्स, राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई? तो 1948। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 44 प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी है और इसकी मतलब आप कह सकते हो इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। ये किसका कथन है? माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार। और बहुत ही, क्योंकि जो राधा कृष्णन स्टेटमेंट देते हैं ना, एक तरीके से बहुत अच्छा हमें तो लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि माध्यमिक शिक्षा की जो अभी शैक्षिक ढांचा है बहुत ज्यादा वीक है, इसमें सुधार लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, नीड है। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो राधा कृष्णन ने दिया है। 45, अगर आप राधा कृष्णन के एक एक स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप इनके एक एक स्टेटमेंट को जरूर पढ़िएगा। 45 प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किस समिति से कराया? आचार्य राममूर्ति समिति 1990, श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991, श्री प्रकाश समिति 1959, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किस समिति से कराया था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा, श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो कि संशोधन हुआ था, आप सभी को मैंने बोला था इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है, तो आंसर कीजिएगा क्योंकि अभी मैं बता दूंगी तो फिर कोई फायदा नहीं है। 1986 पुनरीक्षण, ठीक है, समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किस समिति से करवाया गया था? तो श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति द्वारा कराया गया था, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 46 की, गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति। तो गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? 46 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक। अगला 47 प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए? 1988 में, 1989 में, 1991 में, 1992 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए? तो 1992 में। 48 प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 1986 की निम्न में से किस संस्तुति क्रियान्वित किया जा सका? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, भारतीय शिक्षा सेवा को शुरू करना, मुक्त विश्वविद्यालय तंत्र की स्थापना, अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना। तो 48 का आंसर क्या होगा? नई शिक्षा नीति 1986 की निम्न में से किस संस्तुति को क्रियान्वित नहीं किया जा सका? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करना। तो फ्रेंड्स ये आज के 48 क्वेश्चन है कि आचार्य राममूर्ति समिति ने, और देखिए फ्रेंड्स ये मैं जितना प्रयास कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ये सीरीज खत्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर सीरीज खत्म हो जाता है तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। और मैं अगर आप सभी को बताऊँ तो सीरीज में से ही 90% क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, बुक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए जितने भी 1 से 2 वीडियो में पूरा खत्म हो जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि जो आप सभी की प्रिपरेशन है वो सितंबर माह में पूरा हो जाए, क्योंकि आप सभी को पता है अक्टूबर माह में एग्जाम होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें 49 प्रश्न है कि आचार्य राममूर्ति समिति ने निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी? पड़ोसी स्कूलों की स्थापना, नए नवोदय विद्यालय न खोलना, विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्रों की स्थापना, पत्राचार द्वारा अध्यापक शिक्षा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य राममूर्ति समिति ने निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी?
तो यहाँ पर जो सिफारिश नहीं की थी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्राचार द्वारा अध्यापक शिक्षा। आप सभी को पता है पत्राचार अध्यापक शिक्षा जो होता है आप कह सकते हो ऑनलाइन शिक्षा, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा जिसे हम पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं। तो यहाँ पर आचार्य राममूर्ति समिति ने किसकी सिफारिश नहीं की थी, तो पत्राचार द्वारा अध्यापक शिक्षा की सिफारिश नहीं की थी। अगला 50 प्रश्न है कि 1964 में गठित शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। और देखिए हमने कुछ क्वेश्चन कल पूछे थे जिसका आंसर आप सभी का बिल्कुल सही था, ठीक है। यहाँ पर 50 प्रश्न है कि 1964 में गठित शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आचार्य राममूर्ति, आचार्य नरेंद्र देव, दौलत सिंह कोठारी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 1964 में गठित शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। अगला 51 प्रश्न है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप सभी का आंसर होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ था 4 नवंबर 1948 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 52 प्रश्न है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर डी.एस. कोठारी, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, डॉक्टर मुदालियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर एस. राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला 53 प्रश्न है कि बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, आचार्य नरेंद्र देव ने। तो बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव दिया था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव दिया था तो किसने दिया था, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये सुझाव दिया था कि जो विद्यालय होने चाहिए बहुत मतलब उसमें जो उद्देश्य है बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, हर प्रकार के उद्देश्य शामिल होना चाहिए। तो ये जो सुझाव दिया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। अगला 54 प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर डी.एस. कोठारी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, आचार्य नरेंद्र देव। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर ए. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला 55 प्रश्न है शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 23 सितंबर 1952 को, ऑप्शन नंबर बी 14 जुलाई 1964 को, ऑप्शन नंबर सी 21 जून 1966 को, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1968 को। तो शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 14 जुलाई 1964 को शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। अगला जो आपका प्रश्न है कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होना चाहिए, यह किसका सुझाव था। माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है। जैसे कि हमने कल ये क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। यहाँ पे जो प्रश्न है कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं में होनी चाहिए, यह किसका सुझाव था, तो यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का सुझाव था कि जो भी उच्च शिक्षा है इसका जो माध्यम होना चाहिए, जो भी प्रदेश के लैंग्वेज होता है वही पढ़ाया जाए, इंग्लिश लैंग्वेज को माध्यम न बनाया जाए। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे कि माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, यह सुझाव किसका था। माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, ये सुझाव किसका था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, कार्य योजना 1986 की, माध्यमिक शिक्षा आयोग की, शिक्षा आयोग के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, यह सुझाव किसका था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा आयोग की, ठीक है। अगला 58 प्रश्न है कि प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने किन कार्यक्रमों को स्थान दिया। निरक्षरता उन्मूलन, अनवरत योजना, पत्राचार पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी कार्यक्रम।
तो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने किन कार्यक्रमों को स्थान दिया? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी कार्यक्रम को। अगला 59 प्रश्न है कि शिक्षा आयोग 1964 से 1966 ने शिक्षा के ढांचों का सुझाव दिया। 10+2+3, 10+3, 10+2, 10+12। तो शिक्षा आयोग 1964 से 1966 ने शिक्षा के ढांचे का सुझाव दिया था 10+2+3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10+2 यानी आपका इंटर हो जाता है और 3 जो ग्रेजुएशन होता है। अगला जो आपका 60 प्रश्न है कि देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। तो देश में संविधान लागू हुआ, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को। 61 प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में किया गया है? धारा 45, धारा 25, धारा 28, धारा 46। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? तो धारा 45 में। 62 प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? 1613, 1618, 1609, 1600। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ 1600 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला 63 प्रश्न है कि उड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो जैसे कि हमने ये भी ट्रिक के माध्यम से देखा था 1854, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ 1937 से 1938 में, 1957 से 1958 में, 1964 से 1966 में, 1952 से 1953 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1964 से 1966 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला 65 प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया। 10+2+4, 10+2+3, 10+2+2, 10+2+1। तो फ्रेंड्स आप सभी को जस्ट अभी हमने ये क्वेश्चन बताया 10+2+3 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया 10+2+3। अभी बदलाव हो रहा है 2020 से। 66 प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन कौन सी योजना लागू हुई? सर्वोदय विद्यालय, व्यवहारिक शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू की गई? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला 67 प्रश्न है कि स्कूल चलो अभियान अंग है साक्षरता का, सर्व शिक्षा अभियान का, निरक्षरता का, मुक्त विद्यालय शिक्षा का। तो फ्रेंड्स स्कूल चलो अभियान अंग है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान का। 68 प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक, उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, भवन बनवाना, खेलकूद कराना, परीक्षा कराना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक, उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। 69 प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 1990 से 1991 के बीच में, 1997 से 1998 के बीच में, 1995 से 1996 के बीच में, 1999 से 2000 के बीच में। तो उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ हुआ था 1995 से 1996 के बीच में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उत्तर प्रदेश अपने यूपी में, जो अपना यूपी है, राष्ट्र की, भारत की बात नहीं हो रही है, मात्र यूपी में, यानी जो अपना यूपी है इसमें मिड डे मील योजना का शुरुआत या शुभारंभ कब हुआ था? तो 1995 से 1996 के बीच में इसका शुभारंभ हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 70 प्रश्न, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध था प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से। तो फ्रेंड्स कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राथमिक बालिका शिक्षा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है।
अगला 21 प्रश्न है कि प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया मार्च 1992 में, अप्रैल 1992 में, जनवरी 1994 में, अप्रैल 1994 में। तो प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया मार्च 1992 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 1992 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है। 22 प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? 4 से 9 वर्ष, 4 से 12 वर्ष, 6 से 13 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। तो सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष सर्व शिक्षा अभियान इसी आयु वर्ग से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 प्रश्न है कि बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह कथन किसका है? लॉर्ड मैकाले, किंग जॉर्ज, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है लॉर्ड मैकाले जी का है कि बहुत से लोगों को शिक्षा देने से बजाय बहुत ही कम व्यक्तियों को शिक्षा देना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। ये जो स्टेटमेंट है लॉर्ड मैकाले जी का है। अगला 24 प्रश्न है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है? एक पढ़ाए एक पढ़ाए दो, दो पढ़ाए एक, सब पढ़ाए सब। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाए एक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 25 प्रश्न है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 8 अप्रैल 2011 को, 5 अप्रैल 2009 को। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है कि शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है? समाजीकरण, मानवीकरण, सार्वभौमिकरण, विद्यालयीकरण। तो शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकरण, यानी सभी को। अगला 27 प्रश्न है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है? अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कब आरंभ हुआ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। और ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, यानी बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28 प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है? मिड डे मील योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, आंगनबाड़ी योजना, शिक्षा गारंटी योजना। तो प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। अगला 29 प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी, यानी पढ़े लिखे थे? 40%, 32%, 14%, 60%। तो फ्रेंड्स उस टाइम आप देख सकते हो जब स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे थे, तो मात्र 14%। अगला 80 प्रश्न है कि विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है? वार्तालाप से, पठन अभ्यास से, सृजनात्मक क्रियाकलापों से, मानसिक अभ्यास से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी सृजनात्मक क्रियाकलापों से। 81 प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? 0 से 3 आयु वर्ग, 3 से 6 आयु वर्ग, 6 से 10 आयु वर्ग, 6 से 14 आयु वर्ग। तो फ्रेंड्स सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 6 से 14 आयु वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 82 प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग के बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं, तो सभी वर्गों के लिए। 83 प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है?
राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही ग्राम पंचायत द्वारा। तो फ्रेंड्स, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए जो खर्च है या सहायता लिया जाता है राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दोनों ही। अगला जो प्रश्न है कि यहाँ पे 84 कितने अंतराल के उपरांत पाठ्य चर्चा के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो फ्रेंड, कितने अंतराल के बाद उपरांत पाठ्य चर्चा के पुनर्विकास का समीक्षा का प्रावधान है? तो ये है 5 वर्ष बाद। 85 प्रश्न कि महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था सन 1920 में, सन 1937 में, सन 1942 में, सन 1947 में। तो महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था ऑप्शन नंबर 20 सन 1937 में। 86 प्रश्न की माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर यशपाल, डॉक्टर राधाकृष्णन। यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। 87 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर दिए जाने चाहिए? प्राथमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, किस स्तर के विद्यालयों से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने का अवसर दिए जाने चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, पूर्व प्राथमिक विद्यालय। 88 प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना कब से आरंभ की गई? 15 अगस्त 1995 से, 15 अगस्त 1997 से। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जो दोपहर का भोजन दिया जाता है वो 15 अगस्त 1995 से दिया जाता है। 89 प्रश्न की हरास की समस्या से आशय कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चों का चले जाना, बच्चे को गांव छोड़कर शहर चला जाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना। 90 प्रश्न है कि पटेल एक्ट संबंधित है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटेल एक्ट संबंधित है प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से। 91 प्रश्न की राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। पाठ्य चर्चा का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, पाठ्यक्रम के कुछ उप विषयों को रटन प्रणाली से मुक्त करना। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कट गया है, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। जितने भी क्वेश्चन और शेष रह जाते हैं तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 91 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका 91 का क्वेश्चन है, इसका जो हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक, ठीक है, मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर अ, पाठ्य चर्चा का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना किया गया था। तो फ्रेंड्स, गोखले विधेयक जो प्रस्तुत किया गया था, तो फ्रेंड्स गोखले विधेयक जो प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911 को गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगी क्योंकि ऑप्शन बोलने से क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब जब भी वीडियो आप सभी को आएगा, केवल मॉक टेस्ट में हम 4 ऑप्शन बोलेंगे, लेकिन जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें केवल और केवल जो राइट आंसर रहेगा उसी को हम टिक लगाएंगे, ठीक। तो गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911 ईस्वी को। 93 प्रश्न कि हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा था। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। हंटर कमीशन जो था उसके समक्ष, ठीक, उसके समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही रखा था। अगला जो 94 प्रश्न है कि प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का जो जन्म हुआ था 1813 के आज्ञा पत्र में। 1813 के आज्ञा पत्र में ये तो बता दिया गया था कि
इतना पैसा आप सालाना खर्च कर सकते हो, लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं किया गया था कि प्राच्य या पाश्चात्य। यानी प्राच्य उसको यानी ऐसे लोग थे जो कि चाहते थे जो कुछ भी सिखाया जा रहा है उन्हीं के मतलब जिस तरीके जहाँ पर लोग रहते हैं जैसी भाषा उसी आप कह सकते हो सांस्कृतिक भाषा, ठीक है। लेकिन जो पाश्चात्यवादी थे वे कहना चाहते थे कि जो कुछ भी सिखाया पढ़ाया जाए वो इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। तो इस तरीके से प्राच्य एवं पाश्चात्यवाद का जन्म हुआ 1813 के आज्ञा पत्र से। अगला जो प्रश्न है कि शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री D.S. कोठारी जो थे वो शिक्षा आयोग यानी 1964 से 1966 के अध्यक्ष थे, यानी इसी के बीच में। 96 प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी नवी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नवी पंचवर्षीय योजना यानी जो चलाया गया था राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के लिए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में, ठीक है, स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया वर्ष 2004 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2004 में। और देख सकते हो 2016 सेकंड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 98 प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। तो यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता, ठीक है, जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था इसके बाद स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान, ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था। और उसके बाद सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अधिनियम या आप कह सकते हो अभियान की घोषणा की गई। तो कहाँ पर? तो केरल राज्य में संपूर्ण साक्षरता अभियान। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 99 की पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो संबंधित होता है वो होता है यहाँ पर यानी पहले, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा तो 6 से 14, लेकिन पूर्व जुड़ गया तो यहाँ पर होगा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शोवा की यशपाल समिति का गठन किया गया वर्ष 1990 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1993 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन है कि यशपाल समिति का गठन किया गया। तो यशपाल समिति का जो गठन किया गया था वर्ष 1992 में यशपाल समिति का गठन किया गया। 2016 सेकंड का पूछा हुआ प्रश्न है। तो वर्ष 1992 में क्या हुआ था? तो यशपाल समिति का गठन हुआ था। 101 प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। तो फ्रेंड संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है बुनियादी शिक्षा से MG यानी महात्मा गांधी भी संबंधित है, JH यानी जाकिर हुसैन भी, SK सिन्हा यानी S, ठीक है, ये तीनों ही संबंधित है, MG, JH और SS। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर BG खेर, तो जो BG खेर है ये बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है, BG खेर। 102 प्रश्न है कि पोषण आहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। तो पोषण आहार वितरण जो योजना का क्या उद्देश्य नहीं है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर कुपोषण की समस्या को दूर करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि पोषण आहार वितरण योजना का उद्देश्य क्या क्या है, तो बच्चों का विद्यालयों में ठहराव तथा वृद्धि करना, बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट रखना, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना। तो ये तीनों पोषण आहार वितरण के उद्देश्य होते हैं। लेकिन जो कुपोषण की समस्या को दूर करना ये पोषण आहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 103 की शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। तो फ्रेंड्स शिमला शिक्षा सम्मेलन 101 का आयोजन जो किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था।
ठीक है। शिमला शिक्षा सम्मेलन कब? तो 1901 में। इसका आयोजन किसके थ्रू किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के थ्रू किया गया था। 104 प्रश्न है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था वर्ष 1976 ईस्वी में। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ष 1976 ईस्वी को शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। अगला 105 प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय साक्षरता, देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और उसके बाद से पूर्ण साक्षरता जो अभियान था, ठीक है, ये केरल में। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर हो जाएगा सन 1988 में। ठीक है, सन 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। 106 प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। तो उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई 5 अक्टूबर 1900, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 17 मई 1993 में। सभी के लिए शिक्षा परियोजना 17 मई 1993 में लागू किया गया। 107 प्रश्न है कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है यह हराश कहलाता है। ठीक, यानी जब कोई बालक अपनी जो प्राथमिक शिक्षा जो भी ले रहा है उसको बिना खत्म किए ही, पूर्ण किए ही उसको छोड़कर चला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हराश कहते हैं। एक अपव्यय, इसका अपव्यय भी नाम होता है और एक अवरोध भी, तो हरास को ही हम अपव्यय कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 108 प्रश्न है कि 1960 और 1961 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा श्री यू एन ढेबर, यानी श्री यू जो थे 1960 से 1961 के बीच में जो भी समस्या यानी जनजातियों की थी शिक्षा संबंधी, उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे श्री यू, इतना याद कर सकते हो, श्री यू। 109वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की जो अध्यक्ष थी दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, दुर्गाबाई जो देशमुख थी वो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 के अध्यक्ष थी। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी, गूंगों को, बहरों को, अंधों को, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी, यहाँ पर जो हो जाएगा अंधों को। ठीक है, ब्रेल लिपि द्वारा अंधों को। 111 प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ की गई। तो उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ की गई, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 1997 से 1998 के बीच में उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी। 112 प्रश्न की शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। तो शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था हर्टाग समिति ने। 113 प्रश्न है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम जो पारित हुआ था सन 1972 में बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। 115 प्रश्न है कि शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया। तो शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय प्रारंभ 1958 में किया गया। 116 प्रश्न है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया गया है वो है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है धारा 45। 117 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सी योजना, यानी पोषाहार वितरण योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया था। तो 18 से 19 क्वेश्चन डिस्कस किया था प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये जितने भी क्वेश्चन है पवन सीरीज से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें 120वां नंबर प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान धारा 25 में, धारा 28 में, धारा 45 में, धारा 46 में। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? देखिए फ्रेंड, जो करेक्ट रहेगा वही हम बोलेंगे, जो कि हमने कई बार डिस्कस किया है, धारा 45 में। अगला प्रश्न है कि
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? तो फ्रेंड्स, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? तो वर्ष 2009 ईस्वी में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष बना। 122 प्रश्न की चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे भारत में विद्यालयों की स्थापना करना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर अ एवं ब दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे भारत में विद्यालयों की स्थापना और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। 123 प्रश्न की निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। 2019 प्रथम का पूछा हुआ प्रश्न है। 123 जो प्रश्न है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। क्या क्या दायित्व दिए गए हैं बाल अधिकार संरक्षण जो निःशुल्क है, इसमें जो चौथा अध्याय है शिक्षकों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जिसमें सबसे पहला है नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, क्योंकि अगर एक कॉलेज है या स्कूल है उसमें शिक्षक ही जब लेट से पहुंचेंगे, नियमित या टाइम पर नहीं पहुंचेंगे, तो फिर जो बच्चे होते हैं वो भी लेट से ही जाएंगे। सेकंड, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना। जैसे कि आप सभी को पता है हर एक चैप्टर का या हर एक सिलेबस का 6 मंथ 1 ईयर रहता है कि आप 1 ईयर में पूरा कंप्लीट करना है तो करना है, उसमें शेष नहीं रखना है। उसी प्रकार यहाँ दूसरा ये पहला कि नियमित टाइम या एक निश्चित समय पर जो भी टाइम है स्कूल का उस पर पहुँचे और जो भी पाठ्यक्रम है उसको समय रहते हुए पूरा करे। तीसरा, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना, यानी जो कुछ भी शिक्षक पढ़ा रहा है क्या बच्चे सीख रहे हैं या नहीं, उनका आकलन करना है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम चौथे अध्याय में यही बोला गया है या शिक्षक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, समय पर स्कूल पर जाना, निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, बच्चे सीख रहे हैं या नहीं उनका आकलन करना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ आप सभी को याद हो गया होगा। 124 प्रश्न की हंटर कमीशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हंटर कमीशन किसको कहते हैं? तो भारतीय शिक्षा आयोग को। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। हंटर कमीशन कहते हैं तो भारतीय शिक्षा आयोग को, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन। 125 प्रश्न की कोठारी आयोग का गठन हुआ था। कोठारी आयोग का गठन हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1964 से 1966 के बीच। ठीक है, जो कोठारी आयोग था जिसके अध्यक्ष जो थे इन्हीं के नाम पे, यानी आई थिंक GS कोठारी ऐसे कुछ नाम है, अभी भूल रहे हैं, यानी कोठारी आयोग इन्हीं के नाम पे जो पड़ा था। इसकी गठन कब हुआ, इसका डेट क्या है? तो 1964 से 1966 के बीच में कोठारी आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जो 126 प्रश्न है यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के घोषणा के बाद आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कब किया? तो 16 दिसंबर 1990 को। ठीक है, किसने? तो आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कब? तो 16 दिसंबर 1690 ईस्वी में और 1990। देखिए 127 प्रश्न के श्री यशपाल समिति से पहले किस समिति ने छात्रों पर बोझ का कम करने के लिए चिंता व्यक्त की? यानी देखिए
जो यशपाल समिति है उसने तो पहले ये अपना पॉइंट रखा था कि जो भी बच्चे का पढ़ाई का बोझ है उसको कम किया जाए, लेकिन इससे पहले भी किसी समिति ने ये अपना सोच रखा था, थॉट रखा था कि जो भी बच्चों की पढ़ाई की बोझ है उसको कम किया जाए। तो आखिरकार किस समिति ने? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा, पटेल समिति ने भी रखा था, ठीक है, एनसीईआरटी कार्यालय ने भी रखा था या कार्यदल ने भी रखा था, और आचार्य राम मूर्ति समिति ने भी रखा था, जो कि 16 नवंबर 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद अपना प्रस्ताव उसने प्रस्तुत किया था। कौन? तो आचार्य राम मूर्ति समिति और आपका पटेल समिति और एनसीईआरटी कार्यदल, ये जो यशपाल समिति है इसके पहले ही ये अपना सोच रखा था कि जो भी बच्चों का बोझ है इसको कुछ कम किया जाए, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2015, ठीक है, एनसीएफ 2050 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। अब कौन कौन सा है, कौन कौन से गुण इसमें चिन्हित किए गए हैं, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं किसके द्वारा किया गया है। तो एनसीएफ 2015 के द्वारा पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में कुछ अप्रोच या दृष्टिकोण रखे गए हैं, जिसमें क्या क्या, बच्चों के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, इसके प्रति भी चिन्हित होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण। तीसरा, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण। तो ये क्या है, एनसीएफ 2050 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए। एक तो बालक पर, शिक्षक पर, शिक्षण पर और शिक्षण विद्या के प्रति। तो ये 3 महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो। 129 प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब आरंभ हुआ। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, क्योंकि आप सभी को पता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है क्या, तो थोड़ा सा अगर हम कम शब्दों में कहें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो भी निःशुल्क अनिवार्य या जो भी प्राथमिक स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है बच्चों की सुविधा के लिए, जो भी उनको आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसको पूर्ण करने के लिए जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को तैयार किया गया। लेकिन हमको ये तो पता है, लेकिन हमको ये जानना है कि इसकी शुरुआत या इसका आरंभ डेट क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो इसकी शुरुआत हुई 1987 से 1988 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा, 1988 से 1987 के बीच में। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने का योजना थी, यानी जो प्लान बनाया गया था स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान तो हमने बना दिया, लेकिन हमको ये जानना है कि आखिरकार क्या सभी क्लास के बच्चों को इसमें हम शामिल कर सकते हैं, किनको किनको हम आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें भी क्या है, मात्र क्लास 1 से और क्लास 8 तक के बच्चे को इसमें इस प्लान में शामिल किया गया, इस नियोजन में शामिल किया गया। स्कूल चलो अभियान, उन्हीं बच्चों को आकर्षित किया गया स्कूल चलो अभियान में क्लास 1 से क्लास 8 तक। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल सही होगा। क्लियर। अगला जो प्रश्न है 131 की स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम, यानी विद्यालय शिक्षा की तैयारी, स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया। किसमें बल दिया गया स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम में? तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम कहें व्यक्तिक एवं सामाजिक, यानी एक तो पर्सनल और दूसरा सोशल। ठीक है। उसके बाद शैक्षिक एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रिपरेशन है उसकी तैयारी, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक, शाब्दिक और शाब्दिक भाषा कौशल, इन सभी पर
इन सभी क्षेत्रों पर बल दिया गया। तो किसमें? स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम में, ठीक है। व्यक्तिक, सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक, ये सभी क्षेत्र पर बल दिया गया, ठीक है, स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम। अगला जो 132 प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल श्रम योजना, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं NCLP, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई 2019 फर्स्ट का पूछा हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो शुरुआत हुई, नवी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्टार्टिंग हुई, ठीक है। देखिए, मैं फ्रेंड्स इसलिए जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि देखिए, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाते जाऊंगी इससे याद नहीं होता है। किसी भी क्वेश्चन को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसको समझ लेते हो, थोड़ा सा टाइम अधिक दे देते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। आपने जल्दी जल्दी पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन कोई फायदा नहीं, उसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं तैयार होगा तो क्या फायदा, है ना। तो आप 3 से 4 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए टाइम तो दो ही, ठीक। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय बाल श्रम योजना कब संचालित की गई? तो नवी पंचवर्षीय योजना में। अगला जो 131 प्रश्न है कि पोषाहार वितरण योजना को किस विचार से इसको प्रारंभ किया गया, यानी जो पोषाहार वितरण योजना है इसको क्या एम्स था, क्या उद्देश्य था, क्यों ये स्टार्ट किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका जो उद्देश्य था नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। यहां पर देखिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि एडमिशन, नामांकन मतलब एडमिशन ही होता है। जब आप, क्योंकि आपने देखा भी होगा प्राथमिक विद्यालय में पहले खाना नहीं दिया जाता था, लेकिन अब खाना दिया जाता है। बच्चे भले स्कूल में पढ़ने जाएं या न जाएं, लेकिन खाना, देखिए, खाना खाने के लिए जरूर जाते हैं। खाना खाने के लिए जाते हैं, उनका साथ में पढ़ाई भी होता है, उनका एडमिशन भी हुआ है और पढ़ते भी हैं, और वो बहुत उनको खेलने के लिए भी दिया जाता है। तो सब ये योजना बद्ध तरीके से किया जाता है ताकि जो बालक है वो उससे आकर्षित होकर पढ़ने आए। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नामांकन संख्या बढ़ाने हेतु पोषाहार वितरण योजना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि हरास एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा श्रम प्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही है? हरास एवं अवरोधन को रोकने के लिए, श्रम प्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही है? तो देखिए, यहाँ पे छात्रवृत्ति भी हो जाएगा, विद्यालय मध्याह्न भोजन भी, और निशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी। क्यों? अभी जस्ट हमने बोला ना कि जब तक उन बच्चों को आप कुछ देकर आकर्षित नहीं करेंगे तब तक वो नामांकन क्यों करेंगे। हरास मतलब क्या होता है? हरास मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा कुछ भी क्लास 1 में है लेकिन वो अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाता है, बीच में ही छोड़ देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हरास। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि हरास एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा श्रम प्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं? तो छात्रवृत्ति देना हुआ, दोपहर का खाना हुआ, निशुल्क फ्री में जो भी बुक्स हैं उनको देने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया किसके द्वारा? तो बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही है। 136 प्रश्न है कि शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। 137 प्रश्न है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। 138 प्रश्न है कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 किस आर्टिकल द्वारा बनाया गया? तो 21 क के द्वारा इसको बनाया गया।
उड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो उड का घोषणा पत्र 1854 में आया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 140 प्रश्न है कि देश के प्रत्येक जनपद में डायट की स्थापना संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया? तो देखिए ये क्वेश्चन ही गलत पूछा है। यहाँ पे देखिए होगा कि देश के प्रत्येक जनपद में डायट की स्थापना संस्तुति कब, ठीक है, कब यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा तो किया गया कि हर एक जनपद में डायट की स्थापना हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन गलत करके दिया है, ठीक है। यहाँ पे किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देश के प्रत्येक जनपद में डायट की स्थापना संस्तुति जो था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तो किया गया, लेकिन कब, यहाँ पे कब होगा? तो 1986। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। अगला जो प्रश्न है कि निस्पंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो निस्पंदन या छनाई सिद्धांत के जो प्रतिपादक है मैकाले। अगला जो प्रश्न है कि सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, क्योंकि ये सभी हो जाएंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद। फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसकी शुरुआत कब हुई? इसका आंसर आप सभी को करना है। जस्ट अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर आप फोकस देकर पढ़ रहे होंगे तो बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर कर सकेंगे। अगर आपने फोकस नहीं किया, क्योंकि फ्रेंड देखिए एक सेकंड का बहुत ज्यादा कीमत होता है, तो इसका आंसर आप कीजिए। फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर सही भी होगा, ठीक है, आप भी प्रयास कीजिए। 143 प्रश्न की हरास की समस्या से क्या आशय है? तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना। जस्ट अभी बताया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 144 की बीईपी क्या है? तो बीईपी क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना, ठीक है, कह सकते हो बेसिक एजुकेशन प्लान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 145 मध्याह्न भोजन यानी दोपहर का खाना उद्देश्य क्यों है? बच्चों का नामांकन में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखने के लिए, स्कूल आने के लिए, क्योंकि लाभ उपयोग सभी। 146 प्रश्न है कि भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित क्रियान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा? यानी जो भारत सरकार है सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 खंडों में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य सुझाव दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की सुझाव दिया गया था। 148 प्रश्न है कि NPEGEL में किस कक्षा तक की अवंचित लड़कियों को अध्ययन करने का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 1 से 8। लास्ट पवन सीरीज का क्वेश्चन है कि जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर UNDP, UNSPA, यूनिसेफ उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज जो हम ये जितने भी आई थिंक पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 था पूरा हमने खत्म कर दिया। तो 149 150 तक क्वेश्चन है, इसको याद कर लेते हो ना, तो मैं 100% कह रही हूँ कि वर्तमान भारतीय समाज का चाहे अति लघु हो या लघु उत्तरी हो या फिर बहुविकल्पी, उसमें से आपने 50% क्लियर कर लिया, क्योंकि जो